एक दिन की बात है। एक बड़ा ही ज्ञानी पंडित था। वो अपने एक घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वो भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित को लगा चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम कुछ बहुत ही अटपटा सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। तभी उस आदमी ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे वाले गांव में मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपने धुन में चलने लगा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया, और जैसे ही उस भैंसे ने आदमी को मारा तब तक तुरंत ही महाकाल पंडित के पास वापस आ गए। चलते चलते वो दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था वहां ठीक लग रही थी, और पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था और साथ ही रात्रि होने वाली थी। पंडित ने कहा रात्रि होने वाली है और पूरा दिन हम लोग चले हैं और थकावट भी बहुत हो रही है, इसलिए हम आज की रात इसी मंदिर में रुक जाते हैं, और भूख भी लगी है तो थोड़ा भोजन करके विश्राम करके कल सुबह फिर हम दोबारा चल पड़ेंगे। महाकाल ने जवाब दिया ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, देकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में आकर मिलता हूँ। और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि आप आगे आइए, मैं आपको आगे दूसरे गांव में मिलता हूँ। और इतना कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, जबकि खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वो कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि पता चला कि एक सांप ने एक आदमी को काट लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने कहा कि मैं समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, तो आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ये बात पता थी, लेकिन यमदूत के मुख से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और अगर तुम सचमुच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी। यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े पेशो पेश में पड़ गया कि अगर वास्तव में वो यमदूत महाकाल होगा, बात जरूर सत्य होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। फलस्वरूप पंडित को ये विश्वास हो गया कि महाकाल सच में यमदूत ही है, इसलिए वो अपने मित्र का मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे की ओर मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ा, उसे सामने से उसका मित्र उसकी तरफ दौड़ता हुआ आते हुए दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा था, परंतु क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसलिए वो ना तो पंडित के पास पहुंच पा रहा था, ना पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की तरफ देखने लगा।
जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल को पंडित के मन की बात समझ आ गई। महाकाल ने बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकती हो कि अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती है, इसलिए हृदयाघात की वजह से मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए ही तुम्हारे पीछे पीछे सारी सीमाओं को लांघते हुए आ रहा था। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है और जीवों का प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो जानता था कि मृत्यु के ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा कि अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी, तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि मनुष्य के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी व्यक्ति किसी वस्तु को और देखने सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती है। तब पंडित ने आगे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर व्यथित ही होता है। अब क्योंकि तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और तुमने अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उससे मुझे लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी और आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी से स्वयं ही फांसी स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने के लिए कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र की यथास्थिति जो भी कर्मकांड करना था वो किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपने मृत्यु के बारे में जानने के बाद व्यथित तो होता ही है। मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। सो पंडित ने भी किया, क्यों उसकी ख्याति राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा राजा के पास कितने ज्ञानी मंत्री होते हैं, वो इसकी समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे। इसलिए वो पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उसने सलाह मांगी और अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि अगर पंडित की बात सही है, जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, तो उसने पंडित के रहने का बंदोबस्त महल में ही कर दिया। अब राजा के आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह न लगे कि वो राजा के कैद में है। हालांकि वो स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित के मरने का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया। पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसकी पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया। जल्दी जल्दी वो रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। इस बीमारी के बारे में वो स्वयं भी नहीं जानता था। उसने इसके बारे में न राजा को कभी जिक्र किया और न ही किसी चिकित्सक को इसके बारे में बताया था, क्योंकि पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। और नींद में चलने का दौरा तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती है। तो उसी रात पंडित को रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, उसे किसी पहरेदार ने रोका नहीं और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के पीठ पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर पहुंच गया, किसी दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। संयोग हुआ कि उस महल में भी उसे किसी पहरेदार ने नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर के नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ पाया। राजा बहुत क्रोधित हुआ, पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सीधे दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गए। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया।
फांसी की सज़ा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा। राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। राजा तो गुस्से में था, उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर पंडित को उस यमराज की महाकाल की बात याद आ गई कि उसकी मृत्यु दूसरे राज्य में होगी। फिर उसने सहर्ष ही उस फांसी की सज़ा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था, बहस करने का कोई मतलब नहीं था, और उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि काल जब आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे आप कहीं भी रहें। अगर आपकी मृत्यु निश्चित है तो निश्चित है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। आगे मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।